किसान भाइयों नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसे किसान से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने पूरे खेत की तारबंदी की हुई है और किस विधि से की हुई है। आज हम आपको उनसे मिलाएंगे और इसी विषय पर आज हम उनसे बात करेंगे। किसान भाइयों, आज के समय में तारबंदी खेत की घेराई बहुत ही ज़रूरी हो चुकी है, क्योंकि बिना तारबंदी किए हुए और खेत की घेराई किए हुए आप कोई भी फसल नहीं उगा सकते हैं, क्योंकि छुट्टा जानवर हैं, आवारा पशु हैं और जंगली नीलगाय वगैरह हैं, ये लोग आकर फसलों को नष्ट कर देते हैं। तो बिना घेरे हुए कुछ बचने वाला नहीं है। तो किस विधि से उन्होंने इसमें कितना पैसा लगा है और कैसे कैसे उन्होंने इसकी घेरबंदी की है, आज हम आपको ए से लेके जेड तक सारी जानकारियाँ देंगे। और आप हमारे चैनल पर इसी तरह बने रहिए। और जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं, हम उनसे आग्रह करते हैं कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही उपयोगी वीडियो लाते रहेंगे। तो आइए मिलते हैं। तो आप हमारे किसान भाइयों को अपना परिचय दीजिए और उन्हें बताइए कि आपने किस प्रकार से इसकी जो है कि तैयारी की और आपको कौन कौन सी समस्याएं आई, बस यही आप उनको बताइए। ऐसा है कि मैं अजीत कुमार सिंह पुत्र श्री रामनारायण सिंह, ग्राम बेलांव, जनपद जौनपुर का रहने वाला हूं। और इसके पहले मैं आदित्य बिरला इंटरमीडिएट कॉलेज रेणु सागर सोनभद्र में मैं इंटर कॉलेज में बायो लेक्चरर था। 31 मार्च 2018 को मैं वहाँ से रिटायर हुआ और उसके बाद फिर मैं आ गया गांव पर। गांव पर आने के बाद दिमाग में ये बात आई कि खेती जिस हिसाब से है, हम लोगों की लागत काफ़ी लग रही है और नुकसान ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है। बिल्कुल। तो सबसे पहले हमने अपना एक चक जो करीब 6.5 से 7 बीघे के आसपास का है, उसको हमने ये फाइनल किया कि पहले उसकी बार बेडिंग कराई जाए। तो बार बेडिंग की व्यवस्था की गई और बार बेडिंग उसकी कंप्लीट हो गई और उसके बाद एक पंप सेट उसमें लगाया गया। तो पंप सेट भी लग गया। ये करीब पिछले 4 महीने के अंदर ये टोटल काम कंप्लीट हुआ है। उसके बाद में जब पानी वानी पंपिंग सेट का आ गया, कनेक्शन भी हमने ले लिया, सब कुछ जब ठीक ठाक हो गया, तो उसके बाद दिमाग में ये बात आई कि अब लेट हो चुका है तो शुरू क्या किया जाए। बिल्कुल। तो सबसे पहले हमने ही श्री राम की धाकड़ ब्रांड की सरसों उसकी बुआई मैंने कराया। और ये करीब लगभग 4 बीघे के आसपास की। और उसके बाद पूसा 262 या 362 करके है, चने की एक वैरायटी है। अच्छा। तो लगभग 2 बीघे के आसपास वो चना उसमें बोया गया। और बाकी थोड़ा बहुत जो बचा उसमें आलू की खेती करा दिए और थोड़ी 1 आध बिस्से के करीब मटर की हो गई है। तो यही खेती हमने किया है। आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि आपने जो ये एंगल वगैरह ये सब कहाँ से लेकर आए और इसका जो है कि कॉस्ट कितना आया, इसमें अगर कोई किसान भाई घेरवाना चाहता है तो उनको इसका कुछ आइडिया मिल जाएगा। हाँ, तो ऐसा है भैया कि इसमें जो एंगल है, तो एंगल तो एक जायसवाल करके हैं जौनपुर में, पुरानी कोतवाली के पास उनकी दुकान है। तो उनके यहाँ ये सेकंड हैंड का माल, ये टावर वगैरह कहीं इलेक्ट्रिक का उखड़ा था या किसी कंपनी का, तो उससे उन्होंने लिया था, हायर किया था और उसके बाद मैंने खरीदा। तो ये कुल मिला करके हमारा ख्याल है कि लगभग 2.5 लाख के आसपास की कास्ट आई एंगल की। और उसके बाद में 8 mm की जाली मैंने बक्सा से एसपी सिंह एक करके हैं, तो उनसे संपर्क किया। तो वहाँ से आ गई वो जाली हमारी, करीब 20 कुंटल के आसपास जाली लगी। तो जाली की कास्ट करीब उस समय 7,000 रुपये कुंटल थी। अभी समय तो शायद बढ़ गई है कुछ। और एंगल जो था वो अभी 52-53 रुपये किलो के हिसाब से, मतलब करीब 52-53 रुपये कुंटल के हिसाब से हुआ था। और इसकी बार बेडिंग के लिए जो वहाँ से आए थे बक्सा से ही, हमने जो इसके एक्सपर्ट थे काम करने वाले, तो उनमें एक मिस्त्री थे, 2-3 उनके सहायक थे। तो ले करके आए थे। तो उसकी एक गड्ढा खोदने के लिए उन्होंने अपना एक यंत्र बनाया था। तो बड़े आसानी से वो गड्ढा अपना 2 फीट 2.5 फीट गहरा गड्ढा भी खोद ले रहे थे।
तो आए वो लोग और वही लोग आकर के इसकी पूरी खुदाई किए और फिर एंगल जाम किए। जाम करने के बाद में तो उन लोगों ने जो है हुआ पहले तो ये तार लगाया, प्लेन तार 3 राउंड लगाया है जी। और उसमें ये जाली फैला करके उन लोगों ने बांधा और उसके बाद 1 राउंड ये कटीला तार जी ऊपर से तो दिया गया है। इस एंगल की लंबाई लगभग कितनी होगी? 8 फीट। 8 फीट के करीब है, जिसमें 2 से 2.25 फीट के करीब जो है नीचे जमीन में गाड़ा गया है। जी हाँ। और उसको सीमेंट कंक्रीट बालू से ये जाम किया गया है। और उसके बाद में करीब 6 फीट के आसपास ऊपर है। कुछ एंगल बड़े भी हैं, जैसे जिस साइज का उनके पास था। जी हाँ जी। कुछ 10 फीट के भी हैं, कुछ 9.5 फीट के भी हैं। तो मेरे हिसाब से लगभग 10 फीट का डिस्टेंस होगा एक एंगल से। एक एंगल से दूसरे एंगल के बीच की डिस्टेंस 10 फीट रखी गई है जी। तो लगभग कितना एंगल पड़ा होगा आपके? यह एंगल हमारा अगर नंबर वाइज बात की 185 के आसपास एंगल। 185? जी हाँ, 185 एंगल इस खेत में पड़ा है। जी 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 जी। तो आइए देखते हैं कि इन्होंने अपने खेत में इस समय क्या क्या किस किस चीज़ की बुआई की हुई है। तो अभी फिलहाल आपने जो बताया, आपने सरसों श्री राम सीड का बोया हुआ है जी जी। और पूसा का चना बोया हुआ है। तो आप इससे ऊपर उठ के सब्जी की खेती में कुछ सोचे हैं कि नहीं है? देखें, ऐसा कि सबसे पहले तो मैं ये सोच रहा हूँ कि गर्मी में ये जो जैसे ही हमारी श्री राम की सरसों खत्म हो रही है, जी हाँ, तो उसमें गर्मी में हम इस खेत में लगभग 3-3.5 बीघे के आसपास उड़द की खेती करना चाह रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि बरसात के दिनों में उड़द की खेती जब हम लोग कर रहे हैं जी, तो मौसम सही साथ नहीं दे रहा है और कई साल से हम लोगों की लागत बेकार जा रही है। तो इस साल हमने ये प्लानिंग किया कि पानी की व्यवस्था भी अपने पास हो गई है तो उड़द की खेती की जाए। और उसके बाद करीब 1 बीघे के आसपास मेरा विचार है कि मक्का की खेती की जाए गर्मी में। जी हाँ, जिसमें से बाली निकलेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मार्केट में सेल होगी जी। और उसके बाद में यदि बचती भी है तो उसका दाना रख लिया जाएगा घर पर। इधर कई वर्षों से जबकि हम लोगों का मक्का का प्रधान क्षेत्र नहीं बिल्कुल है, बिल्कुल। और इधर अभी उसका रेट भी बहुत ज्यादा, मक्के का रेट देखिए कहाँ पर चला गया। पहले 10 रुपए किलो का था, आज 40 रुपए किलो हो चुका है। उड़द पहले 50 से 60 रुपए किलो मिलता था, आज वो 100 रुपए किलो के एज में पहुंच चुका है जी। और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमें। और उसके बाद में फिर कुछ गर्मी की सब्जी में भिंडी, जी हाँ, लौकी, बिल्कुल, नेनुआ जी, और कुम्हड़ा, इसकी खेती करने की योजना है। जी जी जी। अब कहाँ तक कामयाबी मिलेगी अब तो नहीं कामयाबी बिल्कुल मिलेगी। आप सबसे बड़ी समस्या किसान भाइयों सभी किसानों को है कि वो आवारा पशु जो छूटे हुए हैं, खासकर हमारे प्रदेश में तो ज़्यादा हैं। और यहाँ पर अच्छा ये हमें बताइए आप कि इसमें आपको सरकार के द्वारा कुछ सहायता वगैरह? सरकार से कोई सहायता हमको कोई सहायता नहीं है। कोई सहायता नहीं, ये मतलब सेल्फ फाइनेंस है ये। जी, तो यहाँ पे हमारे हिसाब से कुछ सरकार का स्कीम है कि नहीं है, इसकी जानकारी है आपको? अब ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं रिटायर होने के बाद आया घर पर, ब्लॉक वगैरह से मेरा संपर्क अभी नहीं बन पाया। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि ब्लॉक से भी संपर्क किया जाए तो उससे कुछ जहाँ तक हमें जानकारी है अदर स्टेट में, चाहे वो राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, वहाँ पर गवर्नमेंट का स्कीम चलता है। लेकिन यहाँ पर कोई स्कीम अभी तक तो मुझे नहीं पता है कि यहाँ पर कोई फेंसिंग या तारबंदी के लिए कोई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कोई स्कीम चलाई जाती हो। तो मेरा अनुरोध है, अगर सरकार किसानों के प्रति कार्यरत है तो वो ऐसी कोई स्कीम लेकर आए जिससे कि सभी किसान उस लाभान्वित हो। तो आप हमें ये बताइए कि ये जो आपने प्लाटिंग की हुई है, इसकी जो तारबंदी की हुई है, इसमें आपको टोटल कॉस्ट कितना पड़ गया? ये टोटल कास्ट जाली प्लस ये जो एंगल लगा है ये और लेबर कास्ट मिला करके जी, ये समझ लें आपका करीब 4.5 से 5 लाख के बीच में है। और आपका ये जो प्लाट है ये कितने बीघे का है? ये प्लाट हमारा 6.5 से 6.75 के बीच में है जी। एग्जैक्ट हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि खतौनी हमने बिल्कुल देखा नहीं है। तो एक अप्रॉक्सीमेट में तो किसान भाइयों आपने देखा कि एक 6.5 से 7 बीघे का प्लाट है और इसमें लगभग 4 से 4.5 लाख रुपए का टोटल कॉस्ट आया हुआ है। इसमें एंगल का और ये जाली का और लेबर कॉस्ट पकड़ कर है। तो आप अगर प्लानिंग करते हैं तो आप अपने हिसाब से
प्लानिंग कर सकते हैं। उसमें मटेरियल के हिसाब से ही आपका जो कॉस्ट है वो आपको पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इसमें जो तार दी हुई है ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जाली है इसका, और एंगल की क्वालिटी भी बहुत ही बेहतरीन है। तो आपको मटेरियल के हिसाब से ही आपको वो कॉस्ट आएगा। किसान भाइयों, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसकी फेंसिंग जो है, इसकी तारबंदी की गई है। और इसमें जो एंगल है, आपने बताया कि 8 फीट इसका हाइट है, 2 से 2.5 फीट इसमें नीचे फाउंडेशन किया हुआ है अच्छे से कंक्रीट के और सीमेंट से। और ये बीच में हमें नहीं समझ में आ रहा है कि आपने ये बीच में जो सपोर्ट दिया है, ये किस वजह से दिया हुआ है? बीच में सपोर्ट इसलिए दिया गया है कि यदि लंबाई ज़्यादा है जी जी, तो लंबाई, ये तार पर लोड ज़्यादा, जाली पर लोड पड़ेगा, और बाहर से यदि कोई जानवर धक्का देता है जी तो ये तार के टूटने की संभावना ज़्यादा रहती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए ये बीच बीच में एंगल दिया गया है कि यहाँ से एक एंगल से दूसरे एंगल के बीच जहाँ सपोर्ट दिया गया है जी। वो सेपरेट हो जाएगा, लोड बंट जाएगा जी जी। तो इसके नाते इसके नुकसान होने की संभावना कम। तो ये चारों तरफ दिया हुआ, ये चारों तरफ है, जहाँ बहुत ज्यादा लंबाई होगी जी हाँ, वहाँ बीच में 2 सपोर्ट दिया गया है, 2 जगहों पर जी। और जहाँ कम लंबाई है वहाँ बीच में 1 सपोर्ट। तो आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि आप जब रिटायर हुए जी तो आप कोई और बिजनेस के बारे में भी सोच सकते थे, आपने खेती को ही क्यों चुना? हाँ, तो अब मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ का ये पैतृक व्यवसाय खेती रहा है। जी हाँ बिल्कुल। और दूसरी चीज ये है कि जब तक पिताजी वगैरह थे तब तक उन लोगों ने खेती पर पूरा ध्यान दिया जी। और बीच में हम 3 भाई हैं, एक भाई जौनपुर में सेटल हो गए, मैं यहाँ था, एक भाई अकेले थे। तो घर पर अब वो बाहर का भी काम सब देखना ताकना, तो खेती बाड़ी की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। तो मैंने देखा कि हमारी जो लैंड प्रॉपर्टी है वो बेकार जा रही है। जी बिल्कुल। उसमें जो कुछ भी हमको मिलना चाहिए था वो रिटर्न नहीं मिल रहा है, बल्कि लॉस ही जा रहा है। जी हाँ। तो सबसे पहले तो बात ये आई कि पहले जो पैतृक संपत्ति है उसको जो है सजो के रख लिया जाए। उसको जब हम बढ़ा नहीं सकते तो उसको कम से कम एज इट इज रखा जाए। हाँ, बिल्कुल। तो मेरे दिमाग में बात आई कि पैतृक संपत्ति को सुरक्षित रखने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि खेती की जाए और उसमें कुछ पैसा इन्वेस्ट किया जाए। जी जी जी। और इसमें काफी कुछ हद तक जानकारी हम लोगों को पहले से भी है, क्योंकि घर से लगाव तो रहा ही है। खेती में क्या किया जाता है, कितना रिटर्न होता है, क्या आता है, तो कुछ आइडिया थी। और कुछ नए पैटर्न से आजकल जो नई व्यवस्थाएं आ रही हैं सरकार के तरफ से भी, जो नए नए शोध हो रहे हैं, बीज आ रहे हैं, तो टीवी के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से कुछ जानकारियां मिलती रहती हैं। तो ये दिमाग में बात आई कि नहीं, अब खेती में ही इन्वेस्ट किया जाए तो अच्छा होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि एग्रीकल्चर का आगे आने वाले दिनों में फ्यूचर भी बहुत बढ़िया होने वाला है। जी हाँ बिल्कुल। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और लैंड प्रॉपर्टी के मतलब लैंड के बढ़ने का कोई प्रश्न कोई नहीं बिल्कुल। तो वो ज्यों की त्यों पड़ी रहेगी। जी हाँ। तो अब पूरी आबादी के लिए, उसके लिए भोजन के लिए व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल तो अब एग्रीकल्चर पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी ऐसी वैसी जमीनें हैं उस पर आजकल इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, धुआंधार इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हो रही है, तो वैसे भी खेती की जमीन कम होती जा रही है। तो ऐसी दशा में अब नितांत आवश्यक हो गया है कि खेती से जुड़े जो लोग हों जी हाँ, वह इस पर ध्यान दें और आधुनिक तरीके से खेती की जाए, जिससे अपना लाभ हो और साथ ही साथ पूरे देश के मानव सावधान जी हाँ, मानव समाज के लिए भरण पोषण के लिए अन्न उपलब्ध कराया जाए। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को कुछ संदेश देना चाहते हैं? किसान भाइयों के लिए मेरा यही संदेश है जी कि जितने भी किसान भाई हैं, छोटी कास्ट के हों या बड़ी कास्ट के हों, सबसे पहले तो जो ये आवारा पशुओं से बचाने की बात है जी, उसकी व्यवस्था की जाए। जी बिल्कुल। छोटे पैटर्न पर ही थोड़े खेत की पहले बारबेडिंग करके और उससे खेती का काम शुरू किया जाए जी, और आगे बढ़ाएं। किसानों के लिए अतिरिक्त कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। नए पैटर्न से वह नई वैरायटी के बीज और खाद ले करके और मेहनत के साथ काम करें, और उनको अब इधर उधर भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है, न तो किसी नौकरी के पीछे भागने की ज़रूरत है। चुपचाप आप अपने घर रहिए, अपने व्यवसाय को जो है वो पुख्ता कीजिए। भविष्य आपका इसमें अच्छा है और अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल।
और गवर्नमेंट से भी मैं ये कहना चाहूँगा जी कि आवारा पशुओं के संदर्भ में गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो ठीक है, उनको सुरक्षित रखा जाए, वो भी जीव हैं, बिल्कुल, लेकिन कम से कम बारबेडिंग जैसी व्यवस्था पर सरकार को भी कुछ सब्सिडी या इस तरह की व्यवस्था देनी चाहिए, जिससे कि जो किसान इस आर्थिक व्यय को नहीं करने में सक्षम नहीं है, जी हाँ, वह उसके तरफ कदम बढ़ा सकें और सरकार की तमाम योजनाओं की तरह से इस योजना को भी ले करके और उसका लाभ जो है वो ले सकें। तो आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद मेरी तरफ से आप लोगों को भी कि आप लोगों ने इसमें इतनी रुचि ली और अपनी व्यवस्था दी, और ये मेरी आवाज़ काफ़ी दूर तक आप पहुंचाएंगे, बिल्कुल जाएगी, तो उसके लिए मैं आपका भी आभारी हूं। जी धन्यवाद। धन्यवाद।